Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. Viewers, आज की वीडियो का टॉपिक है Psychosexual Stages of Personality which are given by Sigmund Freud. As usual, here is a reminder कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें. So viewers, psychoanalytical theory के अंडर I have discussed all these concepts in detail जो कि आप मेरे चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं. डिटेल वीडियोस हर कॉन्सेप्ट पे, हर टॉपिक पे अपलोडेड है. आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. द नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑन असेसमेंट इन फ्रॉइड थ्योरी, जिसमें हम फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और एट द एंड जो है हम क्रिटिसिज्म एंड रिसर्च ऑन फ्रॉइड थ्योरी को देखेंगे. ये दो पॉइंट्स मैंने अभी ऐड किए हैं बिकॉज दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइकोएनालिटिकल थ्योरी. तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ. अच्छा जी, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी. फ्रॉइड ने कहा है कि हम एज अ इंडिविजुअल यूनिक एट्रीब्यूट्स जो हैं वो पोजेस करते हैं और हमारा एक कंसिस्टेंट और पर्टिकुलर बिहेवियर होता है जो कि हमें एज अ इंडिविजुअल डिफाइन करता है. यानी हम देख सकते हैं कि देयर आर यूनिक पैटर्न्स प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल. हर बंदे का काम करने का, बिहेव करने का, बात करने का अंदाज़ जो है वो बहुत मुख्तलिफ होता है और यूनिक होता है और कंसिस्टेंट होगा तो हम उसको एज अ इंडिविजुअल डिफाइन करेंगे कि इसकी इस तरह की पर्सनैलिटी है. फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली ये जो हमारा कंसिस्टेंट पैटर्न होता है बिहेवियर का और हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये बेसिकली हमारे चाइल्डहुड में ही डेवलप हो जाते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली हमारे बिहेवियर को डेवलप करने में हमारा अच्छा रिलेशन है, अच्छा या बुरा रिलेशन है हमारे पेरेंट्स के साथ. फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली जो पेरेंट्स के साथ रिलेशन होता है एक चाइल्ड का वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पर्सनैलिटी को शेप अप करता है. और जिस तरह के इंटरेक्शंस पेरेंट्स के साथ होंगे, जिस तरह का रिलेशनशिप होगा, उसी तरह से एक चाइल्ड की पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होगी. सो फ्रॉइड ने ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, जोर दिया है पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन और रिलेशनशिप पर. फ्रॉइड ने ये भी कहा है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है एज अ अडल्ट, जब हमारी एक पर्सनैलिटी बनती है बेसिकली वो डिपेंडेंट होती है हमारे अर्ली 5 years ऑफ लाइफ पर. यानी फ्रॉइड ने कहा है कि जो पहले 5 साल हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए. और एज अ अडल्ट जो भी हम करते हैं, जो भी हमारे बिहेवियर्स होते हैं, हमारे एटीट्यूड्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं इन अर्ली 5 years ऑफ लाइफ पर. सो इसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और फ्रॉइड की पूरी थ्योरी में ही यही बात डिस्कस की गई है कि जो स्टार्ट के जितने अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं उतना ज़्यादा ही आपको वो लेटर ऑन अच्छे से अफेक्ट करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को बेहतर तरह से शेप करते हैं. फ्रॉइड ने फर्दर ये भी कहा है कि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन. इसीलिए हमने देखा है कि किसी की जो सुपर ईगो होती है वो हाईली एक्टिव होती है, किसी की मॉडरेट होती है, किसी की लो. यानी हर बंदा हर सिनेरियो को डिफरेंट तरह से परसीव करता है क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं. फ्रॉइड ने कहा है कि जो नेचर होती है ईगो और सुपर ईगो की वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस, उसका कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा. इवन अगर हम सिबलिंग्स की बात करते हैं, बहन भाइयों की बात करते हैं, वहाँ पे भी एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं. इसी वजह से नेचर ऑफ पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, नेचर ऑफ इड एंड सुपर ईगो भी वेरी करती है. तो फ्रॉइड ने कहा है कि अगर इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में, फर्स्ट 5th year ऑफ लाइफ में अगर एक अच्छी तरह से एक्सपीरियंसेस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को टैकल किया जाता है उतना ही लेटर ऑन अडल्ट पर्सनैलिटी अच्छे से शेप अप होती है. और फ्रॉइड ने ये भी कहा है कि जो अडल्टहुड में जो न्यूरोसिस देखने को मिलता है वो भी, उसका भी लिंक होता है अर्ली 5 years ऑफ लाइफ के साथ. यानी जो भी डिसऑर्डर्स अगर बात करें जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जिसमें रियलिटी कांटेक्ट प्रेजेंट हो, अगर एक पर्सन फेस करता है अडल्टहुड में, उसका भी लिंक है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ के साथ. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड हर बच्चा यानी इन्फेंट या फिर यंग चाइल्ड
स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करते हैं और ये सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेट कर रहे होते हैं। और सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि एक बच्चे को तो प्लेयर प्रोवाइड कर रही होती हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तब अराइज होता है जब सोशली वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती, जब पेरेंट्स कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं कि दिस इज़ द गुड बिहेवियर, दिस इज़ द एक्सेप्टेबल बिहेवियर और नॉट। तो इस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है उस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन से रिलेट करके, जिसको टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसको रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इस थ्योरी से रिलेटेड। फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली हर स्टेज पर एक बॉडी रीजन को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है चाइल्ड की तरफ से, और वही सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली देयर आर 5 स्टेजेस जो कि आपको याद होनी चाहिए: ऑरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड द लास्ट वन इज जेनिटल स्टेज। ये इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली, और हर स्टेज के अंदर एक इरोजेनस जोन होता है, यानी ऐसा जोन जो कि प्लेयर प्रोवाइड कर रहा होता है एक चाइल्ड को। फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली हर स्टेज पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि एक चाइल्ड प्रोग्रेस कर सके नेक्स्ट स्टेज की तरफ। फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली समटाइम्स ऐसा देखने को मिलता है कि एक पर्सन जो है वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक मूव ऑन नहीं करना चाह रहा होता, वो मूव नहीं करना चाह रहा होता। अब इसमें दो कंडीशंस आती हैं हमारे पास: या फिर उसकी नीड्स प्रॉपरली फुलफिल नहीं हुई, पेरेंट्स ने बेसिक नीड्स पे फोकस नहीं किया, या इड इम्पल्सेस या इड की डिमांड्स पर फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से एक चाइल्ड नेक्स्ट स्टेज को मूव ऑन नहीं कर सक रहा। या फिर दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि ओवर इंडल्जेंस पेरेंट्स की देखने को मिली है, यानी पेरेंट्स ने हद से ज़्यादा इड इम्पल्सेस की डिमांड्स को फुलफिल किया है कि बच्चा उसी स्टेज पर ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया और नेक्स्ट स्टेज पर जाना ही नहीं चाह रहा, मूव ऑन नहीं करना चाह रहा, और न्यू बिहेवियर्स, न्यू हम कह सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट्स को वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा। अब इन दोनों सिचुएशंस में फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली फिक्सेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एक बच्चा जो है जब एडल्ट भी बन जाता है तब भी यही बिहेवियर जो है उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली जब फिक्सेशन होती है तो बेसिकली उसमें लिबिडो आपकी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो जाती है, यानी साइकिक एनर्जी उस स्टेज पे बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो जाती है और बाकी स्टेजेस के लिए कम पड़ जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर 1 स्टेज जो कि है ऑरल स्टेज, और ये बर्थ टू 1 ईयर होती है, और इसमें इरोजेनस जोन जो होता है, प्लेयर प्रोवाइड करने वाला जो जोन होता है वो माउथ होता है। आप एक बच्चे की एग्जांपल ले सकते हैं, एक इन्फेंट है या फिर न्यू बॉर्न है, वो बेसिकली उसकी सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो खाने पीने से रिलेटेड होती हैं, और इट जो है वो वहाँ पे हाईली एक्टिव होती है। ज़्यादा एक्टिविटीज़ देख सकते हैं आप, सकिंग, बाइटिंग, स्वेलोइंग, यही होती हैं। और इन्फेंट जो है वो टोटली डिपेंडेंट होता है अपने केयर गिवर पर, अपने पेरेंट पर, और अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड जो उसकी एनर्जी होती है वो केयर गिवर पर या फिर पेरेंट में ही इन्वेस्ट हो रही होती है ज़्यादा। अब एक माँ किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है बच्चे की डिमांड्स को, यही उसका कॉन्सेप्ट बनाती है वर्ल्ड के बारे में कि क्या दुनिया जो है या मेरी जो सराउंडिंग्स है वो अच्छी है, बुरी है, वेदर इट इज़ सेटिस्फाइंग और फ्रस्ट्रेटिंग, क्या वो सेफ़ है या फिर डेंजरस है। इट डिपेंड्स कि पेरेंट्स किस तरह से या एक मदर किस तरह से ट्रीट करती है एक बच्चे को और कितनी उसकी नीड्स को फुलफ़िल करती है, ये डिफ़ाइन करती है कि उसका वर्ल्ड के बारे में, सराउंडिंग्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली अगर मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड रहता है तो ओवरऑल उसका हम कह सकते हैं कि वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज को आसानी से मूव ऑन कर जाता है। लेकिन अगर प्रॉपरली उसकी नीड्स को फुलफिल नहीं किया जाता, इम्बैलेंस देखने को मिलता है, तो दो तरह के बिहेवियर्स बच्चों में नज़र आते हैं। नंबर 1 पे है ऑरल इनकॉर्पोरेटिव बिहेवियर, नंबर 2 पे है ऑरल सैडिस्टिक या फिर ऑरल एग्रेसिव बिहेवियर। हम पहले डिस्कस करते हैं ऑरल इनकॉर्पोरेटिव बिहेवियर को, जिसमें टेकिंग इन, यानी एक बच्चे की नीड्स को जब हद से ज़्यादा फुलफिल किया जाएगा तो बच्चा वहीं पे फिक्सेट हो जाएगा, उन्हीं बिहेवियर्स के साथ फिक्सेट हो जाता है, और लेटर ऑन एडल्टहुड में भी वो फिक्सेशन नज़र आती है उसकी ऑरल एक्टिविटीज़ के ज़रिए, जिसमें ईटिंग पे ज़्यादा फोकस होता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, किसिंग एक्सेट्रा। और ये ऐसे बच्चे जो हैं वो लेटर ऑन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं और आसानी से लोगों पर ट्रस्ट करते हैं और डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। फ्रॉइड ने इस पर्सनैलिटी को ऑरल पैसिव पर्सनैलिटी टाइप भी लेबल किया है। नंबर 2 पे है ऑरल सैडिस्टिक या फिर ऑरल एग्रेसिव बिहेवियर।
जिसमें बाइटिंग और स्पिटिंग आउट आता है। ये फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली ये बिहेवियर तब स्टार्ट होता है जब बच्चा पेन को एक्सपीरियंस करता है। जब हद से ज़्यादा वो पेन को एक्सपीरियंस करेगा तो वो अपनी मदर को ही रिस्पॉन्सिबल समझेगा, बिकॉज फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली जो भी पेन और जो भी प्लेजर प्रोवाइड किया जाता है, जो भी पेन और प्लेजर एक्सपीरियंस करता है एक बच्चा, वो टोटली उस पर कसूरवार जो है वो अपनी मदर को ही समझ रहा होता है। और ये जब इरप्शन ऑफ टीथ वाला टाइम आता है, उस टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस करता है, तो वो लेटर ऑन बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाता है, हॉस्टिलिटी और एग्रेसिवनेस उसके बिहेवियर में आ जाती है। और एज अ अडल्ट जो है ये बच्चे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं। एज अ अडल्ट वुड अगर हम बात करें, बीइंग एन अडल्ट ये बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव, सार्कास्टिक हो जाते हैं, क्रूअल हो जाते हैं और दूसरों को मैनिपुलेट एंड एक्सप्लॉइट करना चाह रहे होते हैं ताकि वो डोमिनेट कर सकें। नेक्स्ट स्टेज जो है एनल स्टेज है और ये 1 to 3 ईयर तक होती है। इसमें एरोजेनस जोन या प्लेयर प्रोवाइड करने वाला जो जोन होता है वो बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है इस स्टेज में वो टॉयलेट ट्रेनिंग का होता है। और फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट रखती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, पर्सनैलिटी शेप होने में। अब बेसिकली क्या हो रहा होता है, अगर हम इससे पहले की स्टेज पे बात करें तो एक बच्चा यूज टू नहीं होता कि उस पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाएं रिलेटेड टू डेफिकेशन, यानी कि कब किस टाइम पर वॉशरूम यूज़ करना है, कब किस टाइम पे डेफिकेट करना है या बाउल मूवमेंट कंटिन्यू रखनी है। अब जब फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली डेफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक बच्चे को प्लेयर प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन जब टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होती हैं, तो उसको डिले करना पड़ता है, पोस्टपोन करना पड़ता है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। अब अच्छी तरह से पेरेंट्स बैलेंस वे में टॉयलेट ट्रेनिंग को लेकर जाते हैं तो ऑब्वियसली इश्यूज नहीं होंगे, लेकिन जहाँ पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होंगे या बच्चा प्रॉपरली सीख नहीं रहा होगा तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे। अब इस सिचुएशन में बच्चा दो तरह से रिएक्ट कर सकता है। अब पहला तरीका क्या है कि बच्चा प्रॉपरली डिसअप्रूव करता है पेरेंट्स के ऑर्डर्स को, कि व्हेन पेरेंट्स एंड सेड व्हाट इज़ द राइट टाइम टू यूज़ टॉयलेट एंड व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डेफिकेट, तो उसके ऑपोजिट अपना बिहेवियर शो करने लग जाता है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। और इस टेक्निक को वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल समझता है तो वो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करना भी शुरू कर देता है। अब फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली अगर ये बिहेवियर कंटिन्यू रहता है तो लेटर ऑन एनल एग्रेसिव पर्सनैलिटी बच्चे के डेवलप होती है एडल्टहुड में जाकर, और इसमें क्या होता है हॉस्टिलिटी, सैडिस्टिक बिहेवियर देखने को मिलता है। बाकी अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डिस्ट्रक्टिवनेस उनके अंदर होती है, टेम्पर टेंट्रम्स दिखाते हैं, क्रुएलिटी होती है और दूसरों को लोगों को एज अ ऑब्जेक्ट परसीव कर रहे होते हैं। और बेसिकली इसमें फोकस देखा जाए तो पेरेंट्स किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं एक बच्चे को और क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं अबाउट टॉयलेट ट्रेनिंग, वही अफेक्ट करता है। और बच्चा जब प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सक रहा होता पेरेंट्स की कमांड्स को, ऑर्डर्स को, और वो ये समझ रहा होता है कि दे आर डूइंग रॉन्ग विद मी और मेरे पे इम्पोज क्यों कर रहे हैं, तो तब ऑपोजिट बिहेवियर शो करने लग जाता है। सेकेंड जो वे है वो है टू होल्ड और रिटेन फीसेस। अब इस सिचुएशन में क्या है, एक बच्चा इरोटिक प्लेयर एक्सपीरियंस करने लग जाता है जब वो अपनी बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करने लगता है और उसको पता चल जाता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत कंसर्न शो कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेक्शन और अटेंशन दे रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेन द लव एंड अफेक्शन। और वो काफ़ी टाइम के लिए अपनी बाउल मूवमेंट को इस तरह से डिस्टर्ब रखता है। अगर यही टेक्निक वो काफ़ी टाइम के लिए इस्तेमाल करता है तो लेटर ऑन उसकी एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जो कि फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली इनके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्टबन होते हैं, स्टिंगी होते हैं, रिजिड कंपल्सिव बिहेवियर इनका होता है, ओवरली नीट होंगे, ऑब्स्टिनेट होंगे, कॉन्सेंशियस होंगे और दूसरों और चीज़ों को होल्ड करना सीख जाते हैं, यानी कि चीज़ों को संभाल संभाल के रखना शुरू कर देते हैं कि ये हमारी हैं। और इसमें हमने देखा कि बेसिकली बच्चा जो है वो अटेंशन सीख करने के लिए और अपने एरोटिक प्लेयर पे फोकस करने के लिए ये बिहेवियर परफॉर्म करता है। द थर्ड स्टेज इज फेलिक स्टेज, जो कि 4 to 5 ईयर्स तक होती है और इसमें एरोजेनस जोन जो होता है वो जेनिटल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेज है, यानी इस स्टेज के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एरोजेनस जोन जेनिटल्स हैं, इससे मुराद ये है कि एक बच्चा जो है वो अपने ऑर्गन्स को एक्सप्लोर करता है
फ्रॉइड ने कहा है कि a child shows considerable interest in exploring and manipulating genitals of their own and playmates, यानी वो देख रहा होता है कि how I am different, और मेरा जेंडर क्या है, मेरी बर्थ किस तरह से हुई. ही बेसिकली बिकम्स क्यूरियस अबाउट हिज ओन बर्थ, और किस तरह से बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, उनके ऑर्गन्स किस तरह से डिफरेंट हैं. और फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली ये स्टेज जो होती है, इसमें पर्सन जो है वो अपने, एक बच्चा जो है वो अपनी जेनिटल रीजन को एक्सप्लोर करके बहुत ज़्यादा प्लेयर फील कर रहा होता है, और उससे रिलेट करके बहुत सारी फैंटेसीज भी क्रिएट करता है. और फ्रॉइड की क्योंकि खुद की जो लाइफ थी उससे रिलेट करके उसने कहा है कि मैं जो है इस स्टेज पर बहुत सारी फैंटेसीज क्रिएट करता था अबाउट माई ओन सेल्फ, अबाउट माई ऑर्गन्स. तो बेसिकली उसकी जो लाइफ है उससे ही हमें आइडिया हुआ है कि ही हैज़ इंसर्टेड दिस कॉन्सेप्ट हेयर टू, कि उसने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया है कि फैलिक स्टेज में बेसिकली एक बच्चा जो है वो फैंटेसीज क्रिएट करता है. दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस फैलिक स्टेज में देखने को मिलते हैं फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इन बॉयज़ एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इन गर्ल्स. ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को फ्रॉइड ने इस तरह से डिफाइन किया है कि एक बॉय जो होता है वो उसके अंदर अनकॉन्शियस डिज़ायर डेवलप हो जाती है टुवर्ड द पेरेंट ऑफ ऑपोजिट सेक्स, यानी मदर के लिए ही वांट कि मेरी मदर जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन दें, लव दें, और उनका जो सारा ध्यान हो वो मुझ पर ही हो, और वो फादर को एज अ थ्रेट और एज अ ऑब्स्टेकल जो है वो कंसिडर करना शुरू कर देते हैं. फ्रॉइड ने यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी दिया कैस्ट्रेशन एंजाइटी का, कि बॉय बेसिकली फियर ड्यूरिंग ऑडिबल पीरियड दैट हिज ऑर्गन वुड बी कट ऑफ, और इस सिचुएशन में उसको लग रहा होता है कि मेरा फादर ही है जो कि मुझे इस तरह से पनिश कर सकता है. और क्योंकि फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली एक बच्चा जो है वो रिलेशनशिप पर फोकस होता है कि वाई देयर इज़ अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन माय फादर एंड मदर, तो वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है और एनवियस हो जाता है, और अपने फादर को एनिमी कंसिडर कर रहा होता है और ऑब्स्टेकल कंसिडर करना शुरू कर देता है. अब इस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड बच्चा जो है वो अपनी हेट्रेड जो है टूवर्ड्स फादर, इस फीलिंग्स को वो रिप्रेस करना शुरू कर देता है और आइडेंटिफिकेशन फॉर्म कर लेता है. आइडेंटिफिकेशन इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि एक बच्चा बिल्कुल अपनी फीलिंग्स के ऑपोजिट बिहेवियर परफॉर्म करना शुरू कर देता है अनकॉन्शियसली, जिसमें क्या आता है कि वो फादर की सारी बिहेवियर्स को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है, जिसमें उसके मैनरिज्म, बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, उसके सुपर ईगो स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उन सबको कॉपी करना शुरू कर देता है. द नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इन गर्ल्स. फ्रॉइड ने इतनी डिटेल में जो है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन उसने यही कहा है कि जिस तरह स्टार्ट में एक बॉय के लिए जो ऑब्जेक्ट ऑफ लव होता है उसकी माँ होती है, इसी तरह स्टार्टिंग ईयर में या स्टार्ट की जो स्टेजेस होती हैं उसमें वो जो फीमेल्स होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनके भी अटेंशन जो होती है वो अपनी माँ से ही ज़्यादा अटेंशन चाह रही होती हैं. लेकिन फ्रॉइड ने कहा है कि जैसे ही वो रियलाइज़ करती हैं कि मेल्स जो हैं यानी फादर जो हैं वो बहुत डोमिनेटिंग हैं, बहुत पावरफुल हैं, तो वो फादर को एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ लव कंसिडर करना शुरू कर देती हैं और इन्हीं को ज़्यादा एडमायर करती हैं, और वो चाह रही होती हैं, बेबी गर्ल जो है वो बेसिकली चाह रही होती है कि फादर जो है वो मुझे ज़्यादा अटेंशन दें. अब इस नोशन को फ्रॉइड ने या इस कॉन्फ्लिक्ट को फ्रॉइड ने कहा है कि सही तरह से थ्रू आउट द लाइफ एक फ़ीमेल रिजॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि वो थ्रू आउट लाइफ यही सोचती है कि वाई मेल्स आर मोर डोमिनेंट, ठीक है, और वाई मेल्स आर मोर पावरफुल, और उनके वाई दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स एंड दे आर वाई दे आर मोर डोमिनेटिंग. फ्रॉइड ने कहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट पार्शली रिजॉल्व हो सकता है जब एक गर्ल जो है वो बर्थ देती है बेबी बॉय को. और ये दोनों कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें, फ्रॉइड ने बेसिकली प्ले से लिए हैं. ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो सोफोकल्स ने प्ले लिखा था ऑडिपस रेक्स, जिसमें बेसिकली ये 5th सेंचुरी का प्ले है, जिसमें उसने ओवरऑली पोर्ट्रे किया गया होता है कि एक यंग ऑडिपस नाम होता है एक कैरेक्टर का. बेसिकली ही किल्स हिज फादर एंड मैरीज हिज मदर एंड नोइंग हु दे आर, ठीक है. यहाँ ये प्ले से इम्प्रेस होकर
फ्रॉइड ने ये कॉम्प्लेक्स अडॉप्ट किया था। इसी तरह अगर हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये भी एक प्ले से ही लिया गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या पर्सनालिटीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं। फैलिक पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होती हैं कि लेटर ऑन एडल्टहुड में जाके एक पर्सन या इंडिविजुअल किस तरह के रिलेशनशिप्स और एटीट्यूड्स फॉर्म करता है ऑपोजिट जेंडर से रिलेट करके। अगर मेल्स की बात करें तो अगर प्रॉपरली ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होते तो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती है, देखने को मिलती है, और प्रॉपरली ये अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं कर सकते विद ऑपोजिट जेंडर। फ्रॉइड ने कहा है कि इस तरह की जो फैलिक पर्सनैलिटी जो होती है मेल्स के अंदर, वो प्रॉपरली उनको रिकग्निशन चाहिए होती है, उनको अप्रिसिएशन चाहिए होती है, अटेंशन चाहिए होती है कि मुझे मेरी तारीफ़ की जाए, मेरी क्वालिटीज़ और मेरी अट्रैक्टिवनेस पे बात की जाए। और जब इस तरह से प्रॉपरली उनको सपोर्ट मिलती है तो वो ठीक जाते हैं। और अगर प्रॉपरली इनको इनकरेज ना किया जाए, इनकी प्रॉपरली अप्रिसिएशन ना दी जाए तो ये अपने आप को इनएडुकेट और इन्फीरियर समझना शुरू कर देते हैं। अगर फीमेल्स की बात करें, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स अच्छे से रिजॉल्व नहीं होते तो फीमेल्स जो हैं वो प्रॉपरली अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकती हैं, और बेसिकली क्या होता है कि वो अपनी फेमिनिनिटी को एग्जैजरेट करना शुरू कर देती हैं, अपने टैलेंट्स, अपने चार्म, अपनी लुक्स को फोकस करती हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर सके मेल्स को। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो तवज्जो हासिल करने के लिए बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं जिससे उन्हें लगता है कि मेल्स की अटेंशन उन्हें मिल सकती है। सो ये दो तरह की पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं फैलिक स्टेज में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से रिजॉल्व ना किया जाए तो। द फोर्थ स्टेज इज़ लेटेंसी स्टेज, जो कि 5 टिल पबर्टी होती है। अगर हम पबर्टी को डिफ़ाइन करें तो बेसिकली पबर्टी क्या है, जब एक बच्चा जो है वो यंग एज में इंटर हो जाता है, यानी उसकी हेयर ग्रोथ, उसकी वॉइस चेंज हो जाती है, हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और फीमेल्स में जो है वो पबर्टी वेरी करती है, बिटवीन 18 टू 13 ईयर्स जो है वो देखने को मिलती है, और मेल्स में जो है वो 9 टू 14 ईयर्स। अब लेटेंसी स्टेज को अगर हम डिस्कस करें तो लेटेंसी मींस लेटेंट, जिसका मतलब है हिडन। इस स्टेज पर फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली जो लिबिडो होती है या जो साइकिक एनर्जी होती है वो डोरमेंट होती है या फिर हिडन होती है, और इसमें फर्दर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होती इस स्टेज में। फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेक्सुअल इम्पल्सेस जो हैं वो रिप्रेस होती हैं, और ज़्यादा फोकस जो होता है एक बच्चे का वो टूवर्ड्स स्कूल वर्क, टूवर्ड हॉबीज़, टूवर्ड फ्रेंडशिप्स, टूवर्ड स्पोर्ट्स होता है। अब अगर हम 5th ईयर ऑफ लाइफ की बात करें तो 5 साल तक एक बच्चे की ईगो, ईगो और सुपर ईगो, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रॉपरली फॉर्म्ड होते हैं, और इनके जो रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन एज ईगो एंड सुपर ईगो प्रॉपरली सॉलिफाइड हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट जो होता है वो प्रॉपरली आ जाता है अबाउट सुपर ईगो, और वो प्रॉपरली रोल प्ले कर रहे होते हैं एक बच्चे की लाइफ में। और फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली ये जो स्टेज होती है, इस स्टेज पे बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स और हेल्दी एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा फोकस होता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को चैनल कर रहा होता है टूवर्ड्स डेवलपिंग न्यू स्किल्स, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। और ज़्यादा कंसर्न एक बच्चा जो होता है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है अपने सेम जेंडर के साथ, टू प्ले विद द सेम जेंडर, टू डेवलप गुड फ्रेंडशिप्स विद द सेम सेक्स। द लास्ट इज़ जेनिटल स्टेज, जो कि एडोलेसेंट टू एडल्ट तक होती है। और जेनिटल स्टेज बेसिकली स्टार्ट ही तब होती है जब पबर्टी स्टार्ट होती है, और हमने डिस्कस कर लिया कि पबर्टी भी वेरी करती है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। और इस स्टेज की अगर हम बात करें तो बॉडी फिजियोलॉजिकली मेच्योर होती है। अगर पिछली किसी स्टेज में कोई फिक्सेशन नहीं होती तो एक पर्सन या इंडिविजुअल अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। और फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली जो एडोलेसेंट होता है वो अपने आप को सब्लिमेट रखता है कुछ टाइम के लिए, जब तक उसको लगता है कि वो प्रॉपरली कमिटमेंट नहीं फॉर्म कर सकता, एक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकता जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो। इसमें ये भी हो सकता है कि एट द स्टार्ट वो कमिटमेंट जो है वो कर ले, लेकिन सोशली एक्सेप्टेबल वेज को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद ऑपोजिट जेंडर, जिसमें प्रॉपरली मैरिज के थ्रू रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है वाइल कंसिडरिंग द सोशल सैंक्शंस एंड टैबूज। ठीक है,
अगर पिछली किसी स्टेज में फिक्सेशन अकर नहीं होती, यानी जैसे कि हम एग्जांपल लें एनल स्टेज पे वो अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हैं, तो देयर आर चांसेस कि मैरिटल रिलेशनशिप्स भी अच्छे हों। लेकिन अगर फिक्सेशन है एनल स्टेज पे तो मैरिटल रिलेशनशिप्स में इश्यूज देखने को मिलते हैं। और जो प्रॉपरली टाइमली शादी नहीं कर सकते या मैरिड रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, मैरिटल रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली वो सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं या अपनी एनर्जी को चैनल करते हैं टूवर्ड्स अदर एक्टिविटीज़, जिसमें स्पोर्ट्स आ सकती है, जॉब्स आ सकती हैं, एक्सेट्रा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अच्छा जी, हम जल्दी से फ्रॉइड की थ्योरी को कंक्लूड करते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ आर वेरी क्रूशियल वन एंड दे बेसिकली डिटरमिन द अडल्ट पर्सनैलिटी। फ्रॉइड ने लेटर स्टेजेस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन अर्ली फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, और ज़्यादा अटेंशन जो है फ्रॉइड ने लेटर चाइल्डहुड और एडोलसेंस पे नहीं दी। फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली जो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम फील करते हैं, बिहेव करते हैं, बेसिकली ये डिपेंडेंट है कि हमने किस तरह से अपने अर्ली 5 years ऑफ लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स को टैकल किया है, क्या कॉपिंग स्ट्रेटजीज यूज़ किए हैं और क्या क्या हमारे एक्सपीरियंसेस थे उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हुए। और यही सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, यही कॉपिंग स्ट्रेटजीज डिफाइन करती हैं हमारी अडल्ट पर्सनैलिटी को। दैट्स ऑल students, that's all from today's video. Thank you so much for watching, and the next video topic is on assessment techniques in Freud theory, in which we will discuss free association and dream analysis in detail. So don't forget to subscribe my channel and take care of yourself.